मणिपुर में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लागू है, जिसे 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का कारण। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा मई 2023 में भड़की व्यापक हिंसा की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे एवं भाजपा सरकार के पतन के बाद की गई। संवैधानिक आधार। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर सकती। प्रशासनिक नियंत्रण में परिवर्तन। यह प्रशासनिक स्थिति राष्ट्रपति को हस्तांतरित करता है, जिससे राज्य प्रभावी रूप से केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है। ऐतिहासिक दुरुपयोग और सुरक्षा उपाय। ऐतिहासिक रूप से इस प्रावधान का केंद्र द्वारा राजनीतिक कारणों से अधिकांशतः दुरुपयोग किया गया है। 1994 में एसआर बोम्मई निर्णय ने इस दुरुपयोग को व्यापक रूप से कम कर दिया, जिसके लिए न्यायिक समीक्षा और संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता थी, जिससे इसका अनुप्रयोग दुर्लभ हो गया और वास्तविक संवैधानिक विफलताओं या गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए आरक्षित हो गया, जैसा कि मणिपुर में देखा गया। मणिपुर के संदर्भ में औचित्य। वर्तमान अस्थिरता, जातीय तनाव और प्रशासनिक निष्क्रियता को देखते हुए राष्ट्रपति शासन का वर्तमान उपयोग और विस्तार काफी हद तक निर्विवाद है और इसे व्यवस्था बहाल करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जा रहा है। संवेदनशील, शांति और विभाजन की स्थिति। सापेक्षिक शांति की बहाली। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से हिंसा में उल्लेखनीय लेकिन संवेदनशील कमी आई है। उग्रवादी समूहों पर कार्रवाई से खुली शत्रुता में कमी आई है। हथियारों की जब्ती से अवैध गतिविधियां कमजोर हुई हैं और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ी है। विस्थापित परिवारों की वापसी। उत्साहवर्धक संकेतों में 60,000 से अधिक विस्थापित परिवारों में से कुछ की अपने घरों में वापसी शामिल है। निरंतर जातीय विभाजन। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच गहन जातीय अंतराल बना हुआ है। राज्य को भौगोलिक दृष्टि से बफर जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें कुकी लोगों को पहाड़ियों में तथा मैतेई समुदाय को मैदानी इलाकों में रखा गया है। यह भौतिक पृथक्करण एक गहन राजनीतिक विभाजन को दर्शाता है। राजनीतिक आकांक्षाओं का टकराव। कुकी समूह एक पृथक प्रशासन की मांग करते हैं तथा राजनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता पर बल देते हैं, जबकि मैतेई संगठन कुकी नागरिकों को बाह्य बताते हैं, जिससे विभाजनकारी हम बनाम वे के परिदृश्य को बल मिलता है। समय बीतने के बावजूद ये ध्रुवीकृत स्थितियां अनसुलझी बनी हुई हैं। वर्तमान दृष्टिकोण की सीमाएं। नौकरशाही और सुरक्षा बलों पर अत्यधिक निर्भरता। केंद्र सरकार ने संकट का भार मुख्यतः सिविल सेवकों और सुरक्षा कर्मियों पर डाल दिया है। यद्यपि प्रशासनिक और पुलिस प्रयास व्यवस्था बहाल करने और विधि के शासन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सीमित है। नौकरशाह प्रक्रियागत और यांत्रिक चरणों के माध्यम से कार्य करते हैं, उनमें सांप्रदायिक घृणा को कम करने के लिए आवश्यक नैतिक अधिकार या भावनात्मक जुड़ाव का अभाव होता है। वास्तविक चिकित्सा और एकता के लिए केवल तकनीकी शासन की नहीं, बल्कि सहानुभूतिपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। राजनीतिक नेताओं का प्रभाव अधिक होता है। निर्वाचित नेताओं को जनता का सम्मान और विश्वास प्राप्त होता है, जो उन्हें वास्तविक संवाद और सुलह की पहल करने में सक्षम बनाता है। जातीय वैमनस्य के चक्र को तोड़ने के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। पिछली राज्य सरकार की विफलता। पिछली सरकार पहाड़ियों और घाटियों दोनों से प्रारंभिक समर्थन के बावजूद जातीय शत्रुता को कम करने में विफल रही। ये विफलता राष्ट्रीय नेतृत्व की तात्कालिकता की कमी से जुड़ी है, जिसके कारण इस मुद्दे को मुख्य रूप से कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में ही प्रबंधित किया गया। राष्ट्रपति शासन के तहत सफलता पर पुनर्विचार। सफलता को केवल दृश्यमान हिंसा में कमी से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय इसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि क्या ये दीर्घकालिक सामंजस्य, समावेशी शासन और सामाजिक सामंजस्य के लिए राजनीतिक स्थिति निर्मित करता है। आगे की राह। उग्रवादी समूहों की वापसी। इन समूहों द्वारा अपनाई गई दंड मुक्ति की संस्कृति को समाप्त करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें निहत्था करके दोनों समुदायों के उदारवादियों को प्रतिशोध के भय के बिना शांति और सुलह के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करें। दोनों समुदायों के बीच प्रशासन के प्रति विश्वास का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था सभी निर्वासितों में निष्पक्षता और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा दे सकती है। राजनीतिक सुलह को सुगम बनाना। कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के नेता के बीच बातचीत, वार्ता करवाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रक्रिया में नागरिक समाज समूहों और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, ताकि पुरानी स्थिति से निपटा जा सके और साझा आधार प्राप्त किया जा सके। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जातीय विभाजन से ऊपर उठने के लिए तैयार रहना चाहिए। शिक्षा, रोजगार और विकास को सेतु के रूप में उपयोग करें। विकास, रोजगार सृजन और शिक्षा अंतर्निहित शिकायतों को कम करने एवं अंतर समुदाय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं। जब विकास की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, तो अन्य विभाजनकारी मुद्दे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे।
ऐतिहासिक उदाहरण जैसे श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच गृह युद्ध तथा दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय विभाजन दर्शाते हैं कि संवाद और मेल मिलाप से गहरे मतभेदों को भी सुलझाया जा सकता है। वैश्विक अनुभवों से सीखे। तुत्सी और हुतु समुदायों के बीच रवांडा नरसंहार में अंततः लोगों और नागरिक समाज द्वारा ही नहीं बल्कि केवल राज्य तंत्र द्वारा भी सुलह के प्रयास किए गए। राज्य की भूमिका एक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और समुदाय नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से समाज में शांति लाना है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार जातीय संघर्ष की गंभीरता का प्रमाण है। वास्तविक सुलह की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों द्वारा साझा की जानी चाहिए।